चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स यहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अलग ब्रांच है ना, विच डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, दैट डील्स विद द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। एंथैल्पी एंट्रोपी पढ़ते थे ना, तो वो हमें हीट चेंज के बारे में बताता था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सो में क्या होगा, है ना। तो हीट चेंज, तभी नाम था थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते थे कि केमिकल रिएक्शंस में जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज और पढ़ते थे हम, कि वेदर दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिबल है कि नहीं है। बट थर्मोडायनेमिक्स हमें स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता था, राइट। बस इतना पता था कि हाँ ये रिएक्शन होगा, कितने देर में होगा ये नहीं पता, बट होगा। ठीक है, तो कितने देर में होगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके स्पीड को अफेक्ट करेंगे, प्लस मैकेनिज्म, एक रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या होता है। ठीक है, अपन ओवरऑल रिएक्शन तो लिख देते हैं, बट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म। तो वो भी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, SN1 SN2। आपको याद है SN2 का नाम क्या था, बाई मॉलिक्यूलर एंड यूनिमोलिक्यूलर। तो आपको याद है कि एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा था, दैट वाज SN1 के SN2 वो सिंगल स्टेप में हो रहा था। बट SN1 में फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था, and then that intermediate carbocation was attacked by the nucleophile second step में, that was a fast step। तो हमने वहां एक चीज बात की थी ना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं, फास्ट फास्ट स्टेप की स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, क्योंकि फास्ट स्टेप तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, हमें वेट किसके लिए करना पड़ रहा है, उस स्लो स्टेप के लिए, कि कब वो स्लो स्टेप खत्म होगा और हमारा स्पीशीज अटैक करके रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट मतलब स्पीड। यहाँ हम स्पीड वर्ड यूज ना करके या क्या वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अपन फिजिक्स में गाड़ियों के लिए स्पीड वर्ड यूज करते हैं ना, तो यहाँ स्पीड नहीं, यहाँ हम रेट यूज करेंगे कि कितने रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं या कितने रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं। वो तो बन रहे हैं ना भाई, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं तब तो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दोनों की हेल्प से हम रेट निकाल सकते हैं, कितने जल्दी रिएक्टेंट खत्म हो रहा है या कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। लिखेंगे इसमें, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of which deals with the study of it is a branch of chemistry which deals with the study of the speeds deals with the study of the speeds or the rates of chemical reactions, speed or rates of chemical reactions, comma, the factors affecting the rates of the reactions, the factors affecting the rates of the reactions, and the mechanism by which the reactions proceed, and the mechanism by which the reactions proceed.
ठीक है, तो ये चैप्टर में यही तीन चीजें पढ़नी है अपन को। पहले रेट क्या होता है वो समझना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड तीसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक हैंड डालिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस on the basis of rates, on the basis of rates, मतलब स्पीड के बेसिस में हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। एक होंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो, और एक मॉडरेट वाले। तो हमारे लिए कौन सा इंटरेस्ट वाले रिएक्शंस है? मॉडरेट वाले। वेरी फास्ट का स्पीड डिटरमाइन हम कर नहीं पाएंगे, वेरी स्लो का हम करना नहीं चाहेंगे, और मॉडरेट का ही करेंगे। समझ रहे? करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उस रिएक्शन को बहुत टाइम लगेगा, आप कब तक बैठ के देखते रहोगे कि कब रिएक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शंस, तीन रिएक्शंस। फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शंस, क्या हो गया? वेरी फास्ट रिएक्शंस, हाइफन डाल के लिखना इसमें, विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, विच टेक्स प्लेस instantaneously, which takes place instantaneously. Example, ionic reactions. Example, ionic reactions. एक रिएक्शन लिखना, मैं आपको रिएक्टेंट्स बता रहा हूं, प्रोडक्ट्स आप लोग लिखेगा। लिखना इसमें पहले नाम सुन लो क्योंकि फॉर्मूले से आपको बनाना है ना। तो रिएक्टेंट्स है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो बना लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। कंप्लीट करिए रिएक्शन को भी, AgNO3 प्लस NaCl। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? AgCl2 नहीं, सिर्फ AgCl। इसका चार्ज दोनों का 1-1 है ना, और यहां भी दोनों का 1-1 है। अब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? AgCl प्लस NaNO। इसको आयनिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, इसका कैटायन इसके आयन के साथ और इसका कैटायन इसके आयन। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जितने भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसमें आप बस दोनों को मिक्स करो, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब वो रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो ये एक एग्जांपल है आयनिक रिएक्शन का, विच टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप लिखिएगा। सेकंड टाइप, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, हाइफन डाल के, दिस मे टेक डेज और मंथ्स, दिस मे टेक डेज और मंथ्स। एक एग्जांपल लिखना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट मे टेक डेज और मंथ्स। एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एंड थर्ड लिखना, जो हमारे काम के रिएक्शन है इस चैप्टर के, वो है रिएक्शंस taking place at moderate speed, reactions taking place at moderate speeds, ना ही बहुत स्लो और ना ही बहुत फास्ट। moderate speed, taking place at moderate speeds। ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे कुछ। हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन कराना है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिल एसीटेट, बना दो फॉर्मूला, इथिल एसीटेट। क्या बनेगा इथिल एसीटेट का फॉर्मूला? H2। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अरे एसीटेट क्या होता है? CH3
COO, ये एसिटेट आयन होता है, एसिटिक एसिड, और इथिल आपका हो जाएगा C2H5। ये एस्टर है ना, RCOOR, R डैश, मतलब एक R है एक R डैश है ना, RCOOR डैश। तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो उल्टा रिएक्शन होता है। ये एस्टर कब कैसे बनता है आपको याद है क्या? क्लास 10th में पढ़ते थे एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल प्लस एसिड in the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 which behaves as a drying agent, और क्या करता है वो दोनों का मिला करके पानी बाहर निकाल देता है, और जो मिलता है वही एस्टर होता है। एग्जाम्पल मतलब ऐसा CH3COOH प्लस C2H5OH, तो ये निकल गया पानी दोनों का मिला करके ड्राइंग एजेंट, और ये जब मिलेगा जुड़ेगा तो एस्टर बनेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। याद है? ये एस्टरिफिकेशन फिर से पढ़ेंगे जब अपन अल्कोहल पढ़ेंगे। अभी अभी तो अपन ने हैलोल्केन पढ़ा ना बस। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर। दे विल कम अक्रॉस दिस रिएक्शन अगेन, है ना? कौन सी हेडिंग में पढ़ेंगे अपन इस रिएक्शन को? अपन क्या क्या पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक के? प्रिपरेशन या रिएक्शन? तो ये किस में आएगा? अच्छा, किसके प्रिपरेशन में आएगा? ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। या तो आप अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ोगे या तो अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ोगे, राइट? तो ये कहाँ आएगा? रिएक्शंस में। अल्कोहल की जब प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तब ये आएगा आपके अल्कोहल की प्रॉपर्टी में। और जब हम यही रिएक्शन फिर से एक और बार कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। रिएक्शन सेम है, बस ये अपन वहां पर दोनों बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक बार वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ा जा रहा है और दूसरी बार एसिड की प्रॉपर्टी में, तो मतलब रिएक्शन सेम रहेगा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या हुआ? एसिड और अल्कोहल ने रिएक्ट करके पानी रिमूव किया, डिहाइड्रेट हुए और बन गया एस्टर प्लस वाटर। इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आप उसी एस्टर को लिए, उसमें क्या मिला है? पानी मिला है, तो आपको यही अल्कोहल और यही एसिड वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो CH3COOH प्लस C2H5OH लिख लो ये रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेसिकली रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इथिल एसीटेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना। ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज केन शुगर, हाँ, फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अगेन रिएक्शन क्या हो जाएगा? C12H22O11 प्लस H2O। लिख रहे हैं रिएक्शन? अच्छा, इस रिएक्शन के ऊपर एरो में ना H पॉजिटिव जरूर लिख देना, एसिड के प्रेजेंस नहीं होगा। रिएक्शन लिखे क्या? आधा C12H22O11 सुक्रोज हो गया प्लस H2O हाइड्रोलिसिस। अगेन इसके भी एरो पे H प्लस लगाना, एसिड के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है ना तो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, अब वो होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो सुना आपने नाम, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है C6H12O6। फ्रक्टोज भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दे आर आइसोमर्स। दे आर, और किस टाइप के आइसोमर्स होते हैं ये? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। याद है वो प्लस माइनस? तो ये दोनों हमारे आइसोमर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। विल गो डीप इनटू दिस कि ग्लूकोज का एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, बट अभी आप दोनों का फॉर्मूला लिख लो, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक के नीचे ग्लूकोज लिख लेना, दूसरे के नीचे फ्रक्टोज। फॉलो कर रहे हैं? C12H22O11 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज आल्सो अ मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है, एक क्लास और एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट।
डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, फॉर्मूला बनाना, अमोनियम नाइट्राइट, टीई ना, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। देखो नाइट्रोजन वाले अपन तीन चीजें पढ़ते थे, एक नाइट्राइड होता था, एक नाइट्रेट और एक नाइट्राइट। तो नाइट्राइड है, सिंगल नाइट्रोजन वाला ही है, एंटी नेगेटिव। नाइट्रेट होता है NO3 का, सॉरी NO3 का 1 नेगेटिव, जैसे नाइट्रेट। और नाइट्राइट होता है NO2 का 1 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अमोनियम क्या होता है? NH4 का 1 पॉजिटिव, तो फॉर्मूला विल बी NH4NO2। NH4 डिकम्पोज करा दो हीट दे करके, एरो पर एक ट्रायंगल बना देना, दैट शोज की हीट कर रहे हैं अपन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, NH4NO2 ऑन हीटिंग गिव्स N2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, N2 प्लस H2O। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि हर रिएक्शन की स्पीड अलग अलग है, हर रिएक्शन की स्पीड सेम क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? हाँ, कहने का मतलब देखो, कोई भी रिएक्शन होते समय ना दो चीजें होती हैं, पुरानी बॉन्ड्स टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं। तो हर टाइप की बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा ना, कई जगह हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, कई जगह डबल बॉन्ड हो। एटम्स का साइज पे भी बॉन्ड का लेंथ डिपेंड करता है। तो जहां बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां स्ट्रेंथ भी कम या ज्यादा होगी। और अगर स्ट्रेंथ कम ज्यादा है तो हमें टाइम भी या एनर्जी भी कम ज्यादा लगेगी उसको तोड़ने के लिए। दैट इज द रीजन वाई कि सबका टाइम अलग अलग हो रहा है रिएक्शंस का। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट। हाँ, नोट में एक पॉइंट लिखना, रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेट्स, रीजन reason for the difference in rates, reason for the difference in rates is that is that is that a reaction involves a reaction involves a reaction involves the breaking and making of involves the breaking and making of bonds, breaking and making of bonds. Full stop. Since different bonds require, since different bonds require different amounts of energy, since different bonds require different amounts of energies, for breaking, since different bonds require different amounts of energy for breaking, comma, the rates of different reactions are different. The rates of different reactions are different. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अपन कैसे मेजर करेंगे? अब जैसे स्पीड की यूनिट, स्पीड का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यही था हमारा स्पीड का डेफिनेशन फिजिक्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भाग तो नहीं रहे कि हम उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो तो एक जगह पे रहकर रिएक्ट कर रहे हैं ना।
तो यहां हम बात करेंगे उनकी कंसंट्रेशन की, कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तब कंसंट्रेशन कितनी थी और कुछ समय के बाद अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई है। द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, वहां डिस्टेंस देखते थे, यहां हम कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखेंगे। टाइम तो वहां भी था, यहां भी टाइम देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में टाइम तो दोनों जगह रहेगा। वहां डिनोमिनेटर में टाइम क्यों होता था? क्योंकि जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज्यादा थी और जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी स्पीड कम थी, इसलिए स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। दैट इज वाई टाइम को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, राइट? क्योंकि जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा और जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड कम। एम आई क्लियर? तो यहां भी वही होगा, टाइम तो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? अच्छा, डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स तो भाई कम ही होंगे ना, कैसी बात कर रहे हो? वो उसमें कैसे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट्स तो समय के साथ कम ही होंगे और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेंगे। तो एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, चलिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन is the change in the concentration, change in the concentration, change in the concentration of any one of the reactants, of any one of the reactants or products, any one of the reactants or products per unit time, per unit time. एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट ना, मतलब दो रिएक्टेंट है तो आप किसी भी एक रिएक्टेंट को पकड़ लो, है ना, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट उसके अकॉर्डिंग ही खत्म हो रहा होगा ना। तो किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए, उसके चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को हम करेंगे तो हमें रिएक्शन की स्पीड या रेट मिल जाएगी। ठीक है, ओके, नीचे में लिखेंगे फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। फॉर अ रिएक्शन आर गिव्स टी, आर फॉर रिएक्टेंट, टी फॉर प्रोडक्ट। For a reaction R gives T, rate of reaction is equals to decrease in the concentration of, decrease in the concentration of reactant R divided by time interval, time interval। ठीक है, सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट के लिए लिख लीजिए, डिक्रीज की जगह इंक्रीज आ जाएगा बस। इंक्रीज क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम के साथ प्रोडक्ट बन रहा है और टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, इसलिए यहां डिक्रीज वर्ड यूज किए हैं। एक और फॉर्मूला लिखेगा नीचे और वहां पे इंक्रीज वर्ड यूज कीजिएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टी अपॉन टाइम इंटरवल। फॉलो कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो एक फॉर्मूला और नीचे लिखेंगे, डिक्रीज की जगह इंक्रीज, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, आर की जगह पी अपॉन टाइम इंटरवल सेम रहेगा, अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, नीचे लिखना इफ, इफ ऐसे लिखेगा, इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर है ना, R1 मतलब R1। तो इफ R1 एंड P1 represent molar concentrations of, अगेन मोलारिटी पे रहेगा कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर्स। if R1 and P1 represents the molar concentration of reactant and product, reactant and product at time t1,
at time t1, small t1 लेना, at time t1 and R2 and P2 are the molar concentrations. R2 and P2 are molar concentrations at time t2, at time t2, at time t2, comma, then the changes can be written as, del R, del मतलब change, is equals to R2 minus R1, R2 minus R1, and del of P is equals to P2 minus P1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और इसी को अगर अपन फॉर्मूले में पुट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी या फिर डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देंगे यहां पे, जब भी हम रिएक्टेंट्स के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो उसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा देना। अब ऐसा क्यों किया हमने, ध्यान देना इधर देखो, बाय डिफॉल्ट डेल आर की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है, हाँ या ना। मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट लिया जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 5m थी, टाइम बीता, इसकी कंसंट्रेशन कम होकर के मान लीजिए हो गई 2m, तो चेंज कितना हुआ, -3m का, हाँ या ना। यानी कि जो डेल आर की वैल्यू क्या आने वाली है, -3, तो अपन ने सामने पहले एक और माइनस लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और हमारा रेट जो है वो पॉजिटिव में आए। समझ में आ रही बात। तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, दैट इज द रीजन व्हाई हमने यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाया, समझ रहे हैं क्या। तो वेन एवर यू विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, डोंट फॉरगेट टू पुट अ नेगेटिव साइन, समझ रहे क्या। और वो नेगेटिव साइन का रीजन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो नेगेटिव साइन की हमने क्यों लगाई है, ताकि ओवरऑल रेट हमेशा पॉजिटिव रहे। देखिए डेल आर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी, आप कुछ भी कर लो। R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 हमेशा छोटा नंबर होगा, R1 बड़ा होगा, बिकॉज रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो हमेशा रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन कम ही होगा। तो जब आप R2 माइनस R1 करेंगे दैट विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू, समझ रहे हैं क्या, दैट विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू। नाउ टू मेक इट पॉजिटिव अपन ने सामने से पहले एक नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है फॉर्मूला। तो उसको नेगेटिव का सिग्निफिकेंस भी लिखते हैं, नीचे एक लाइन लिखेगा, the minus sign the minus sign the minus sign along with the minus sign along with the change in concentration of reactant, उसमें प्लस इसमें माइनस है ना, ये प्लस रहेगा ये माइनस है, कुछ नहीं तो प्लस है ही। the minus sign along with the change in concentration of reactant is used to show that the concentration of the reactant is decreasing, to show that the concentration of the reactant is decreasing, to show that the concentration of the reactant is decreasing, that is del R is negative, so ऐसे दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देना, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। पहले से हमारा नेगेटिव साइन है, डेल आर का साइन वैसे भी नेगेटिव आने वाला है,
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ताकि ओवरऑल रेट हमारा पॉजिटिव दे। ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गया, आर गिव्स पी। एक एग्जांपल लेते हैं, लिखिएगा एक एग्जांपल। एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 फॉस्फोरस, क्या है ये, पेंटाक्लोराइड। PCl5 कहां यूज किए थे अपन, यूज किए PCl5 ट्वेल्थ में आने के बाद हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए, है ना। अल्कोहल प्लस PCl5, अल्कोहल प्लस PCl3 गिव्स यू RCl, RCl मिलेगा ना। हाँ चलो, तो इसका डिकम्पोजिशन कराना है, तो ये जब ब्रेक होगा तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक Cl2 और एक PCl3। बना लो, PCl3 प्लस, रिएक्शन लिखो, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, करेक्ट। अब मुझे अगर इसका रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, माइनस डेल ऑफ PCl5 अपॉन डेल टी, ऐसा आएगा, इज इक्वल्स टू, या तो ये तरीका, और इन दोनों में से भी अपन कोई प्रोडक्ट को लेकर के रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, डेल ऑफ PCl3 अपॉन डेल टी, या फिर डेल ऑफ Cl2 अपॉन डेल टी। तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, लिख लो, बस इसमें अपन ने नेगेटिव साइन लगाया, ध्यान रखना, क्योंकि वो रिएक्टेंट है। समझ में आ रही बात, तो जो रिएक्टेंट है उसमें नेगेटिव साइन रहेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ठीक है, यूनिट के बारे में क्या बोलेंगे, रेट का कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना भाई, जैसे हमारे स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, तो यहां क्या होगा, मोल पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल होता है बस। अब बोलना, जोर से बोलना भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। आपका न्यूमरेटर में क्या है, व्हाट इज इन द न्यूमरेटर, मोल पर लीटर, हाँ या ना। अरे ये मोल पर लीटर कहां से है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो मोल पर लीटर वहीं से आया, डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड्स। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब वो सेकेंड की जगह मिनट भी हो सकता है ना, अगर टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है, तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन फर्स्ट वाला। एक सब हेडिंग डालना, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिख लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, बोथ कैन बी यूज्ड। और कन्वर्जन भी कर सकते हैं अपन दोनों को, है ना, बस टाइम को तो कन्वर्ट करना है, अगर सेकंड में दिया होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कर लेना, या मिनट में दिया होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, तो वी कैन इंटरचेंज द यूनिट आल्सो। ठीक है, पर देखो हर बार ना कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम रेट को डिफाइन नहीं करते हैं, समटाइम्स वी यूज प्रेशर आल्सो, स्पेशली व्हेन द रिएक्शंस आर इन गैसियस फॉर्म। याद है आप लोग को, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो एक केसी भी होता था, फिर केपी भी होता था। केपी कब यूज करते थे, जब गैसियस के रिएक्टेंट, गैसेस के कंसंट्रेशन की जगह उनका प्रेशर दिया हुआ है। देखो जैसे समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसी तरह अगर हम गैसेस के प्रेशर की बात करेंगे, तो मान लीजिए रिएक्शन की शुरुआत होने वाली रिएक्शन की, दो गैसेस हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं, तो अभी वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उनके कारण प्रेशर भी ज्यादा हो रहा होगा। पर जैसे जैसे वो रिएक्टेंट गैसेस रिएक्ट होना चालू करेंगी, तो उनके मॉलिक्यूल कम होंगे ना, तो उनके कारण प्रेशर भी कम होने लगेगा। तो जस्ट लाइक इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वैसे ही गैसियस रिएक्टेंट का प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और उधर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था ना,
तो अगर गैसियस प्रोडक्ट होंगे तो गैसियस प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा, जितने ज्यादा जिसके मॉलिक्यूल होंगे उसके कारण उसका प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं ना, तो उनके कारण प्रेशर कम होने लगेगा। तो अगेन सेम चीज रहेगी पूरी, बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का यूनिट आ जाएगा। नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में अभी अपन कंसंट्रेशन ले रहे थे, अब क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। तो प्रेशर का यूनिट कैन बी इन एटीएम और इट कैन बी इन बार। तो एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट, ये यूनिट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो एक लाइन नीचे और लिखना, एक लाइन नीचे और लिखेंगे, in case of gaseous reactions, in case of gaseous reactions, in case of gaseous reactions, comma, pressures are used in place of, pressures are used in place of molar concentrations, pressures are used in place of molar concentrations। तो यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम। तो यूनिट्स विल बी एटीएम पर मिनट या एटीएम पर सेकेंड। एटीएम की जगह बार दिया हुआ तो बार ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। यूनिट हो गया। पोलैरिटी में देखो वॉल्यूम ना, आप जो भी लेते हो वो सॉल्वेंट की बात करते हो, बट हम पूरे सॉल्यूशन की बात मोलैरिटी में ही करते हैं। तो जनरली हम जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम मोलैरिटी ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें ना, उस समय हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं नीचे, पूरा सॉल्यूशन का रोल नहीं है उसमें मोलैरिटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लाइन डालेगा, एक्सप्रेसिंग द एक्सप्रेसिंग द rate of reaction, expressing the rate of reaction in terms of different reactants and products, in terms of different reactants and products। अभी तो हमने वही किया ना, PCl5 को डिकम्पोज कराया PCl3 और Cl2 पे। आप हेडिंग समझे क्या जो आपने लिखा है अभी, हाँ, आपको हेडिंग समझ में आई। ये तो अभी अपन ने ऊपर किया है ना, PCl5 का जो रिएक्शन लिखे थे उसमें हम यही तो कर रहे थे, वी वर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इधर देखना, वी वर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये भी तो वही हेडिंग हो गई ना, पर ये हेडिंग इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो एक एग्जांपल रिएक्शन लिया था ना, उसमें सबके कोफिशिएंट 1 1 थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने सीधा लिख दिया। पर ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता ही नहीं है कि सबके कोफिशिएंट 1 1 हो। तो इस हेडिंग में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग अलग है, तो हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब तो आप एक साथ नहीं लिख पाओगे ना ऐसे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप एक नॉर्मल सा रिएक्शन वाटर वाला ले लेते हैं कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये हमारा रिएक्शन होता है। अब आप खुद सोचना कि क्या दोनों सेम रेट से रिएक्ट कर रहे हैं क्या। जितने देर में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है, उतने देर में तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल खत्म हो जा रहे हैं। तो अब तो डिफरेंस आ गया ना रेट में, इंडिविजुअल के हिसाब से। तो वहां हमें कुछ और करना पड़ेगा हमारे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसमें लिखेगा हाइफन डाल के, if the stoichiometric coefficient of a reaction, if a stoichiometric coefficients of a reaction, if the stoichiometric S-T-O-I-C-H-I-O and metric stoichiometric coefficients of a reaction, तो हम बैलेंस करते हैं ना उसके बाद की स्टेट बता रहे हैं अपन। बैलेंसिंग करने के बाद सबके सामने जो हम नंबर्स लगाते हैं, those numbers are called stoichiometric coefficients, ठीक है। तो if the stoichiometric coefficients of a reaction are not same
are not same. नेक्स्ट लाइन में फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देते हैं N2O5 with nitrogen pentoxide. N2O5 on decomposition gives NO2 and O2. बैलेंस करो तो उसको, देखिए क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ 2NO2 4, तो फिर यहाँ भी 2 लगा दिए और फिर यहाँ बस। अच्छा 8 to 2 10, ठीक है, ऐसा आएगा। तो अब देखो तीनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग है ना। जितने देर में दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोज हो रहा है उतनी देर में तो इसके 4 और इसका एक ही बन रहा है, यानी कि इसके फॉर्मेशन का रेट इससे डबल है ना, और इसके फॉर्मेशन का रेट इससे हाफ है, या इसके डिकम्पोजिशन का रेट इससे डबल है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा फॉर दिस रिएक्शन rate of disappearance of N2O5 is equals to minus d N2O5 upon dt. d by dt आप पढ़ते हो ना मैथ्स में, वो डेल की जगह आप d भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब चेंज होता है, ठीक है, d by dt। देखो इसको सही लिखे डिसअपियरेंस, ये वर्ड सही है डिसअपियरेंस, क्योंकि वक्त के साथ तो N2O5 खत्म होते जा रहा है ना, धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहा है, तो इन दोनों के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, अपीयरेंस, इसका अपोजिट। तो इसको ये जो हम लिखते हैं ना, इसका मतलब ही होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इतने देर में एक एक मोल डिसअपियर होते जा रहे हैं। अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 will be plus d of NO2 upon dt, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 will be d of O2 upon dt। अब ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, सुन रहे क्या, क्योंकि सबका रेट अलग अलग है। जितने देर में ये दो मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है उतने में ये 4 बन जा रहा है और वो सिर्फ एक ही बन रहा है, तो ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम इस तरीके से तो रेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इक्वल टू लिख करके, जैसे हम TCl5 वाले केस में कर दिए थे, क्योंकि वहां सबका कोफिशिएंट 1 था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट यहां मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन तीनों की हेल्प से निकालना है और तीनों की वैल्यू सेम भी आनी चाहिए, तो उसके लिए अपन को एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं तो मुझे सबके डिसअपियरेंस या अपीयरेंस वाले में उनके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके टर्म्स में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, -1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt is equals to plus 1/4 d of NO2 upon dt is equals to d of O2 upon dt। अभी ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो भी इसका कोफिशिएंट था उससे उसको डिवाइड कर दिया, समझ रहे हैं। तो नीचे एक लाइन लिखना, फिर ये स्टेटमेंट लिखना, देखो नीचे, द रेट्स एज एक्सप्रेस्ड अबव, द रेट्स एज एक्सप्रेस्ड अबव। अभी आपने ये 3 लाइनें लिखी, अपीयरेंस की जगह फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, द रेट्स एज एक्सप्रेस्ड अबव आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज this is because when 2 moles of N2O5, when 2 moles of N2O5 decompose, when 2
moles of N2O5 decompose, comma, 4 moles of NO2, 4 moles of NO2 and 1 mole of O2 are produced. One mole of O2 are produced. Full stop. To get identical value, full stop, next line में, to get identical value, to get identical value of the rate of reaction, to get identical value of rate of reaction in terms of any reactant or product, to get identical value of the rate of reaction in terms of any reactant or product, any reactant or product, comma, the rates are further divided by, the rates are further divided by, the rates are further divided by their stoichiometric coefficients, their stoichiometric coefficients. देखो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, हम सबके एक एक मोल का निकाल रहे हैं वैल्यू. आपने ये 2 मोल था तो आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 मोल का ये आ गया वैल्यू, ये 1 मोल का वैल्यू आ गया, ये तो 1 मोल ही था पहले से. समझ रहे हैं क्या? तब ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल होगी, आइडेंटिकल होगी. नेक्स्ट लाइन में, thus the rate can be expressed as, thus the rate can be expressed as, अब लिख लो ये पूरा, thus the rate can be expressed as rate of reaction is equals to minus 1 by 2 d of N2O5 upon dt is equals to plus 1 by 4 d NO2 upon dt and dO2 upon dt. ठीक है? देखो अगर आपसे ना किसी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट या अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट, तब तो आप यही बस निकालोगे. पर अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तब आपको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? ठीक है. एक एग्जांपल और लिखो, आप लोग लिखना इसका रिएक्शन का रेट. अमोनिया का रिएक्शन लिख लो और उसका रेट भी लिख लो. अमोनिया कैसे बनाते हैं अमोनिया? हाँ हाँ वो तो फॉर्मूला हो गया, N2 plus H2 gives अमोनिया. बना लो, N2 plus H2 gives अमोनिया. बैलेंस कर लेना. अमोनियम है वो, अमोनिया नहीं है, NH3 होता है अमोनिया. दैट इज अमोनियम, वो भी आयन होता है ना. अभी तो अपन बात किए थे अमोनियम आयन की, NH4 1 प्लस. अमोनिया क्या हो जाएगा? N2 plus H2 gives NH3. हाँ बैलेंस करे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. अब लिख लो उसका रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहे हैं? माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, रिएक्टेंट है ना, माइनस 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt. समझ गए क्या? तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिसमें ये इनका, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. समझ रहे हैं ना? और रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तब हम उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देंगे. क्लियर है? ठीक है. तो एक जनरल रिएक्शन का भी लिख लो. therefore for a general reaction AA
plus BB gives XX plus YY. रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो इसका पूरा. देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 by A del dA by dt, 1 by B dB by dt. सॉरी, माइनस लगा देना ना, लगाए थे माइनस. 1 by small x d concentration change in concentration of capital X, या फिर लास्ट 1 by y. ठीक है. Small x and small y are the stoichiometric coefficient, and capital N and capital Y are the reactant and products. क्लियर है? चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं. लिखेंगे, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. समझ में आ रहा है? एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन in terms of different reactant and product. Express the rate of following reaction in terms of different reactants and products. Reaction बोलूं? Express the rate of following reaction in terms of different reactants and products. बोलूं reaction? देखिए, अमोनिया NH3 plus oxygen O2 gives NO plus H2O. तो बैलेंस करने का आप लोग का है ना, आप लोग करेंगे बैलेंस इसको. नीचे एक और लाइन लिखना, if the rate of formation of NO is, if the rate of NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, if the rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये आपको क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, यानी किसकी वैल्यू दी आपको? डी ऑफ dt ऑफ एनओ, ये दिया हुआ है. समझ रहे हैं क्या? तो इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज 3.6 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट ये होगा ना. कैलकुलेट दो चीजें कैलकुलेट करनी है. पहला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया NH3, एंड सेकेंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया. पहले तो फर्स्ट पार्ट क्या करना है आपको? हाँ, बैलेंसिंग. उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, इक्वल टू लिख के चारों के टर्म्स में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. अरे जैसे भी अपन किए ना अमोनिया के लिए, समझेगा फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद फिर आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की. बैलेंस किए. क्या क्या है रिएक्टेंट्स? क्या क्या है? अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO प्लस H2O. ओके, कैसे बैलेंस किए इसको? क्या क्या लगाए? नाइट्रोजन दोनों साइड 1 1 दिख रहा है. हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है. अगर आपने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गया. फिर उसके लिए यहाँ बढ़ाने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया. फिर यहाँ 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया, और हाइड्रोजन 6 हो गया. बट नाइट्रोजन 2, अब यहां करने के लिए यहां 2 लगा दिए. अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 और 3 5, और यहां 2 ही है ना, तो
5 तो होगा नहीं, आप 3 लाओगे तो 6 हो जाएगा ना, 2 लाओगे तो 4 होगा, 3 लाओगे तो 6 हो जाएगा। फिर अगर अब यहाँ 6 करने के लिए ये 6 हो गया, और फिर नाइट्रोजन को 3 करने के लिए यहाँ 3, फिर ये 6 हो गया ना, 9 हो गया। तो फिर यहाँ पे 4 किए, 4 में काम नहीं चलेगा ना, 8 ही होगा ना 4 से, तो 5 लगाए, और ऑक्सीजन 5 और 3 8, 4। अभी बैलेंस है क्या देखो तो एक बार, नहीं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना, तीन, तीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 9, 10। तो 10 करने के लिए 4 करूंगा तो 12, और नाइट्रोजन को 4 करने के लिए 4, 4 और 5 9। क्या नहीं, 5 बाई फ्रैक्शन में लेना उसको, क्या 5/2 का 2 दे, एक सेकेंड, NH3 प्लस, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ 12 12, ठीक है, और यहाँ 4, तो 6 और 10 5, अभी ठीक है ना। है ना, नाइट्रोजन 4 4, 4 से 12, वो भी 12, और 10, 6 और 4 10, हाँ ठीक है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, क्या क्या लिखेंगे, -1/4 डी ऑफ NH3 अपॉन dt, बाकी 3 का लिख लेंगे, जहां रिएक्टेंट है वहां माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। -1/5 DO2 अपॉन dt, 1/4 प्लस में DNO अपॉन dt, और 1/6 DH2O अपॉन dt। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ना। अब इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 निकालना क्या है आपको, ये ना, गिवन क्या है आपके पास, ये दिया हुआ है ना, यानी कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो इन दोनों को उठा लो, दोनों बराबर है ना, तो -1/4 डी NH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 डी NO अपॉन dt। देखो ये तो दोनों सेम रेट से कंज्यूम और बन रहे हैं ना, जितने देर में ये 4 मॉलिक्यूल खत्म हो उतने देर में ये 4 मॉलिक्यूल बनाए, यानी कि इसका आंसर तो सेम आएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ समझ रहे क्या, तो उसके नीचे लिख लेना, ये हो गया क्या, ये लिखे क्या, तो नीचे एक लाइन लिख लेना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। दोनों का, दोनों के आगे कोफिशिएंट 4 है ना, दैट इज व्हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, फिर इक्वल टू का साइन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया,
तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट H2O के लिए वाटर वाला उठा लो। ठीक है, NO वाला एंड वाटर वाला, इन दोनों को ही ले लो, आ जाएगा 4/6, सॉरी 6/4 इधर मल्टीप्लाई कर दो NO वाले के साथ, यानी कि 6/4 इंटू दिस आया ना। क्या बोला मैंने? इन दोनों को इक्वेट करो ना, आपके पास इसकी वैल्यू तो आपको यही तो निकालना है, तो 6 इधर भेज दो, तो 6/4 D of NO upon dt is equals to D of O2 upon सॉरी H2O upon dt। क्लियर है? यही तो निकालना है, समझे क्या? 5.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का मतलब समझ गए ना? सिर्फ इतनी की वैल्यू निकालनी है आपको, जो बॉक्स में रखा है मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर सेम 3.6 ही आएगा। उसका रीजन क्या है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। एम आई क्लियर? जितने देर में इसका 1 मोल खत्म होगा उतने देर में ये 1 मोल बनेगा, तो इसलिए दोनों का रेट सेम है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वाटर वाले का क्यों अलग आया 5.4? क्योंकि जितने देर में 4 NO बन रहे हैं, वाटर 6 बन जा रहा है, तो दोनों का अपीयरेंस का रेट सेम थोड़ी ना है। जितने देर में ये 4 बन रहा है, ये 6 बन जा रहे हैं ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिए। इसकी वैल्यू आपके पास पहले से थी 3.6 इंटू 10⁻³ यहां पुट किए, 6 को इधर लेके आए, तो 6/4 इंटू दिस वैल्यू, तो 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³। इसका आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁻³ यूनिट सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और रिएक्शन का रेट निकालने बोल दिया होता इस क्वेश्चन में, तो किसी भी, जैसे आपके पास इसकी वैल्यू तो है ना NO वाले की, उसी को बस 4 से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। अरे यही तो फॉर्मूले में तो पुट करेंगे ना हम, आपने ये तो लिखा है ना, तो यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी से भी निकाल सकते हो आप रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन में ये तो गिवन था ना DNO अपॉन dt, उसको बस 4 से डिवाइड करना था, दैट्स इट। नहीं पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, पर मैं बता रहा हूं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होता तो क्या करते। अभी सिर्फ आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछा था, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो अपन ने इसी से ही निकाला, इक्वेशन से ही। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और ग्राफिकल फॉर्म भी देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।